वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज फिर एक दफ़े तफसील से बात करेंगे हम इलेक्शंस के हवाले से। अब तो तकरीबन एक दिन ही हम कह सकते हैं कि बीच में है। 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे। इसी हवाले से आज जो निगरां काबीना है उसके भी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसी चीज़ का इजहार किया कि जो क़यास सराई हो रही थी इलेक्शंस को लेके वो गलत साबित हुई है। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं। एजाज़ गौहर साहब जो निगरां वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा कि पुरअमन इनकाद होगा इलेक्शंस का और 12 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं वो वोट कास्ट करेंगे। जो निगरां वज़ीर इत्तलात है मुर्तज़ा सुलंगी साहब, उन्होंने कहा क़यास सराई का जिक्र किया और कहा कि कैसे वो गलत साबित हुई है। वफाकी काबीना जो है निगरां, उसने आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में पाक फ़ौज की तैनाती की भी मंजूरी दे दी है और 3 हिस्सों में सिक्योरिटी को तकसीम किया है। पहला लेयर पुलिस, दूसरा रेंजर्स और तीसरा पाकिस्तान फ़ौज। ऑब्वियसली इलेक्शंस के हवाले से हम जो प्रोग्राम में डिस्कशंस कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स की या शहरों की, तो आज इसी हवाले से हमने सोचा कि हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जिक्र करें। अब नॉर्थ पंजाब के अगर हम इलाके को देखें तो रावलपिंडी उस हवाले से बहुत अहम होता है और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये वो शहर है जिधर से ट्रेंड देख के आपको मालूम होता है कि बाकी जो नॉर्थ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इलाके हैं वो किस तरह वोट करेंगे। इस्लामाबाद का भी रुझान हम पिछले कुछ इलेक्शन में तो हमें नज़र आया है कि रावलपिंडी जैसा ही होता है। 2013 में अगर दोनों शहरों का स्प्लिट मैंडेट देखा गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोनों जगहों से स्वीप किया। इस दफ़े अलबत्ता इतना आसान मामला नहीं है और तफसील से इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ सैयद, सीनियर सहाफ़ी हैं, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया आमिर यासीन साहब ने, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं। दोनों बहुत गहरी नज़र रखते हैं सियासत के हवाले से। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी, पहले पिंडी से शुरू करते हैं। एजाज़ सैयद साहब, आप जनरल कमेंट, आपने भी आप फिरते रहे, आप इलाके में रिपोर्टिंग करते रहें, पहले एक जनरल कमेंट अगर हो जाए वेरी शॉर्ट वन, देन वी विल डिस्कस इट सीट बाय सीट। जी बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा। आरफा, मेरा ये ख्याल है कि जो रावलपिंडी है पंजाब का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो 5 जो डिवीजन है वो करती हैं। उनमें रावलपिंडी डिवीजन है सबसे अहम, जिसके ऊपर आप डिस्कस करने जा रही हैं। और रावलपिंडी डिवीजन जो है ये बहुत हवालों से अहम है। एक तो ये है कि रावलपिंडी में जो हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का मरकज़ा है, GHQ जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और रावलपिंडी डिवीजन जो रावलपिंडी के जो अवाम है उनकी जो थिंकिंग है उसको रिफ्लेक्ट करती है। अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट कभी फैसला करती है, कभी कभार मैं कह गया फैसले जो करती है, उसका जो इमीडिएट असर होता है वो पिंडी डिवीजन के ऊपर आमतौर पे आता है। इंतजामिया, पुलिस, और फिर आप पर जाते जाते हैं तो जो बाकी जो डिवीजन है वो अहम फैसला करते हैं। जनूबी पंजाब बड़ा अहम है, फैसलाबाद डिवीजन बड़ी अहम है, लाहौर। बिल्कुल सही सर। जी आमिर साहब, आप भी रावलपिंडी के इलेक्शंस को काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं। इस मर्तबा आप किस तरह देख रहे हैं इसको? वेरी क्विकली ओवरऑल कमेंट। एक तो इस दफ़ा जो सा है जिस तरह 2013 और 18 में था, इस दफ़ा भी पीपल्स PTI और PMLN का दोनों का जो सा मुकाबला है। और इस दफ़ा लेकिन एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है कि इस दफ़ा PTI के पास मेरे ख्याल इतना मौका नहीं था कंपेन करने का, लेकिन PMLN के पास था काफ़ी ज़्यादा और उन्होंने इस दफ़ा की भी है कंपेन। और लेकिन फिर भी जो सा है सपोर्ट जो सी अभी भी जो सा है ऑन द ग्राउंड जो सा है ये है कि नेक टू नेक होगा इनका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी एजाज़ सैयद साहब, सर अगर हम शुरू करें, ऑब्वियसली जो सबसे हम कह सकते हैं मशहूर हल्का पिंडी का है, NA 56, हनीफ अब्बासी साहब, दूसरी तरफ शेख रशीद साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता भी कैंडिडेट शहरियार रियाज साहब इलेक्शन में उतरे हैं। सर, क्या आप इस सीट के ऊपर देख रहे हैं?
आरफा, मेरा ये ख्याल है कि जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। शेख रशीद साहब एक बड़ी लीड ले सकते थे अगर पीटीआई यहाँ पर अपना कैंडिडेट खड़ा ना करती। और पीटीआई ने जो अपना कैंडिडेट खड़ा किया है उसने शेख रशीद साहब को बड़ा डैमेज किया है। जो हनीफ अब्बासी हैं उनको एज हासिल है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बात बड़ी अहम है कि जो पिंडी का NA56 है ये अर्बन सेंटर है। जो वोटर हैं वो चूंकि ताकत के मराकज के करीब हैं, इनके साथ ही इस्लामाबाद है, फिर पिंडी की अपनी एक अहमियत है। तो अगर अर्बन वोटर यहाँ पर निकलता है और अर्बन वोटर में आपको पता है प्रीडोमिनेंटली पीटीआई की बड़ी एक वोट बैंक है, तो वो निकलता है तो बड़ी डैमेज हो सकती है हनीफ अब्बासी साहब को भी। लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं इसे बड़े मोहतात अंदाज में कहूंगा कि शेख रशीद साहब को बड़ी मेहनत की जरूरत है, एंड आई बिलीव वो मेहनत कर भी रहे। बिल्कुल सही जी आमिर। मसला ये है कि शेख रशीद साहब ने जब उनको पता चला कि उनको पीटीआई की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है तो उनकी इतनी ज्यादा मेहनत ही नहीं रही थी यहाँ पे। अच्छा। अब जिस तरह 2013 और 18 में पीटीआई ने जब सपोर्ट किया शेख रशीद को तो इनके जो उनसे वोट हैं 10,000 से एकदम 1 लाख से ऊपर चले गए थे। लेकिन इस दफ़ा जो है उनको जब उन्होंने पीटीआई ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, पहले तो इनकी कोशिश थी शेख रशीद साहब की कि किसी तरह पीटीआई जो है उनको सपोर्ट कर दे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और अपना कैंडिडेट एक अनाउंस कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो है ना इतनी ज़्यादा कंपेन जो की नहीं, फिर वो ऑब्वियसली उनके जेल में उनकी रिजेक्ट हो गई, जमानतें वगैरह हो गई, फिर उसके बाद जो है वो जेल में चले गए और अब जेल से बैठ के एक वीडियो मैसेजेस के ज़रिए एक कंपेन चला रहे हैं। कभी कहते हैं कि पीटीआई के वोट जो उनसे हैं बिके थे 3-3 करोड़ के, और कभी कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि हो सकता है कि इनके पीटीआई के वोट डिवाइड भी हो जाएं। शेख रशीद साहब का भी और जो मतलब एंटी पीएमएल है वो डिवाइड होने का खतरा है और उसका फायदा अल्टीमेटली हनीफ अब्बासी साहब को मिलेगा। जी ना, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट। हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आमिर यासीन साहब से और आज़ाद सैयद साहब से, और हम उनसे बात करें रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो इलेक्शन है उसकी सूरत हाल के हवाले से। जी आज़ाद साहब, हमने NA56 को डिस्कस किया। NA57 भी रावलपिंडी शहर की सीट है। दानियाल चौधरी साहब PMLN की तरफ से हैं और उनके सामने शेख रशीद साहब के भतीजे जो हैं शेख राशिद शफीक वो उतरे हुए हैं, और पीटीआई की तरफ से भी एक अननोन कैंडिडेट समाबिया ताहिर हैं। जी आजाद साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा शायद आवाज अचानक गायब हो गई। बिल्कुल ये बड़ा इंटरेस्टिंग जिसे कहते हैं मैच है, और इसमें ज़ाहिर जो ग्राउंड के ऊपर जाकर देखें तो PMLN इसमें अगेन वो आगे जाती हुई नजर आ रही है। जो दानियाल हैं, आपको पता है कि चौधरी तनवीर फैमिली है और इनके पॉलिटिकल रूट्स यहाँ पर मौजूद हैं, और माजी में भी अगर आप देखें तो यहाँ से PMLN जो है वो जीतती रही है। जो PTI को इसमें सेटबैक ये हो रहा है कि PTI प्रॉपरली जो समाविया है वो प्रॉपरली कैंपेन नहीं कर पा रही, और कैंपेन करने के साथ साथ जो सबसे अहम बात यह है कि इनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी तक वो भी पूरे नहीं हुए। तो ज़ाहिर है ये एक सेटबैक होता है। तो इसका जो फायदा है वो PMLN को जा रहा है, जो कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर कैंपेन भी कर रहे हैं और अपने जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनको रिवाइव कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जी आमिर साहब। जी अब इसमें इस कॉन्स्टिट्यूंसी पहुंची है 57 NA57। इसमें समाबिया ताहिर जो हैं PTI की नॉर्थ पंजाब की प्रेसिडेंट भी हैं, और ये कंपेन भी इतनी ज़्यादा इन्होंने चलाई नहीं है, उसकी वजह से इनकी बड़ी स्लो रही है कंपेन।
और जबकि दानियाल चौधरी जो हैं वो तो चलाते रहे हैं, क्योंकि एक तो उनका फैमिली बैकग्राउंड है, फिर दूसरा PMLN में, और इसके अलावा जो उनसे राशिद शफीक हैं वो भी चला रहे हैं। वो हालांकि उन शेख रशीद खुद तो अडयाला जेल में, लेकिन ये जो उनसा कंपेन अपनी भी चला रहे हैं, उनकी भी चला रहे हैं। लेकिन इसमें ये है कि PTI के कैंडिडेट जो उनसे वो अभी भी लोगों को ये कह रहे हैं कि हमें हो सकता है आखिरी वक्त में उठा लिया जाए तो आपने हमारी कंपेन चलानी है। मतलब इस तरह करके थोड़ा सा हमदर्दी का एक ले तो रहे हैं, लेकिन अपेरेंटली जो उनसा पोजीशन PMLN की बेहतर नजर आ रही है यहाँ पे। जी आप जी बहुत अहम जो रेस है पिंडी की उसका जिक्र करते हैं, और वो NA 54 जहां चौधरी निसार साहब माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक था, फिर अलग हो गए और इंडिपेंडेंट ये कंटेस्ट कर रहे हैं, और इनके सामने गालिबन गुलाम सरवर खान साहब जो इनके पुराने जिसको कहते हैं ना राइवल हैं, जो IPP के टिकट से उतरे हैं मैदान में। जी आजाद साहब, NA 54। अच्छा, मैं समझता हूँ कि NA 54 के साथ अगर NA 53 को भी जिक्र ना किया जाए तो वो बड़ी बड़ी जाती होगी। चले ठीक है, मैं वो सोची थी अलग करेगा, दोनों कर लेते हैं। NA 53 भी वो सीट है जिसपे चौधरी निसार साहब आजाद इलेक्शन लड़े। जी फरमाएं सर, दोनों की बात करें। इसमें बड़ी अहम बात यह है कि जो चौधरी निसार अली खान है और गुलाम सरवर खान, ये आज ही एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े हुए। अगर आप 2018 के इलेक्शन देखें तो गुलाम सरवर खान यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, और आपको याद होगा एट दैट टाइम PTI के टिकट के ऊपर थे और वो जीत गए थे, जो निसार साहब नहीं जीत पाए थे। और इससे पीछे भी ये दोनों आपस में कॉन्टेस्ट करते रहे। इस दफा हुआ ये है कि जो गुलाम सरवर खान है वो PTI के टिकट के ऊपर नहीं है। और अगर आप बैक 90s में चले जाएं तो गुलाम सरवर खान ने यहीं से पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर भी इलेक्शन लड़ा हुआ है चौधरी निसार अली खान के खिलाफ। तो जो PMLN है, PMLN ने सपोर्ट दी है गुलाम सरवर खान को, जो कि IPP में जा चुके हैं। और जो इनका ड्रॉबैक ये है कि जो पार्टी इनकी तरफ से बार बार चेंज होना वो ड्रॉबैक है। और जो चौधरी निसार अली खान है जो कि इन्हीं के हाथों हारे थे, उन्होंने इस दौरान में वर्किंग भी की है, तो उनकी पोजीशन बेहतर जा रही है। गुलाम सरवर खान कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं है, ये याद रखना चाहिए। गुलाम सरवर खान की बाज पॉकेट्स हैं जो बड़ी ही मजबूत हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इंटरेस्टिंग मुकाबला आप देखेंगे 54 में भी और 53 में भी। 53 में भी इसलिए कि वहां पर अजमल साहब है, करंट रिटायर्ड गालिबन अजमल, मैं नाम अगर गलत नहीं ले रहा तो वो PTI के कैंडिडेट हैं, और कमरुल इस्लाम राजा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। 2018 का जो इलेक्शन आप अगर याद करें तो चौधरी निसार अली खान इन्हीं कमरुल इस्लाम राजा जो कि नून लीग के कैंडिडेट थे इनके सामने खड़े थे, और कमरुल इस्लाम राजा को इलेक्शन से थोड़ी देर पहले इलेक्शन का जब बाज़ाब्ता ऐलान हुआ तो एक रोज पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। नैब ने गिरफ्तार किया था साफ पानी के मुकदमे में, और बाद में वो बिल्कुल उसमें बरी हो गए। उस नैब जो है वो कुछ साबित नहीं कर पाई थी, तो इसका एक जो बैड मैसेज गया था वो भी हल्के में गया था, चौधरी निसार साहब के खिलाफ गया था। और लोग जो नतायज है वो हमारे सामने आए हैं। आल्दो के चौधरी निसार साहब अपनी जो निजी महफिलें हैं उनमें वो ये कहते हैं कि उनको इलेक्शन हराया गया था। वो बोल के नहीं कहते, लेकिन वो इशारा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ करते हैं, नहीं मुझे हरा दिया था उन्होंने। और ये जो इलेक्शन था यहाँ से भी उस वक्त PTI जो है वो आगे निकल गई थी। अभी कांटे का मुकाबला है, PTI के जो कैंडिडेट है वो भी बड़े मजबूत हैं 53 में, और जो कैंडिडेट है कमरुल इस्लाम राजा वो भी मजबूत है, लेकिन चौधरी निसार अली खान ने भी वर्किंग की है। बाज लोगों का ये कहना है कि चौधरी निसार की जो वर्किंग है वो नजर आ रही है, लेकिन जाहिर है ये तो रिजल्ट के ऊपर पता चलेगा कि किसकी वर्किंग है। कमरुल इस्लाम राजा जो है ये कमजोर कैंडिडेट नहीं है। आपको मैं बैक ले जाऊंगा 2013 में। 2013 में जब इलेक्शन हुए थे तो पूरे पंजाब में। जी सर मैंने ब्रेक लेनी है, प्लीज जरा जल्दी आप कंक्लूड करें वेरी क्विकली। में कमरुल इस्लाम राजा ने यहां से MPA का इलेक्शन लड़ा था और पूरे पंजाब में
जिस एमपीए ने सबसे ज्यादा वोट लिए थे वो कमरुल इस्लाम राजा है। तो अभी देखें कि अभी इस दफा क्या होगा। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आमिर यासीन साहब से इन्हीं 2 सीट्स के बारे में पूछेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें आमिर यासीन साहब से और आज़ाद सैयद साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से। जी आमिर साहब, आपने आज़ाद साहब की बात सुनी, चौधरी निसार साहब के 2 हल्के। जी, चौधरी निसार साहब को इस दफ़ा जो सा फ़ायदा ये हुआ है कि 54 में जो सा कि JUI का कैंडिडेट जो सा था उसके पेपर रिजेक्ट हो गए थे। उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने उनको सपोर्ट कर दिया। उसके बदले में PP जो सी एक सीट है उनकी, तो उसमें चौधरी निसार उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब JUI का भी अच्छा खासा वोट बैंक मतलब है वहाँ पे, इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन कुछ है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा एज हासिल है। और जहाँ तक रहा गुलाम सरवर साहब का, वो उनकी पिछली गवर्नमेंट में जब से उन्होंने लॉयल्टी चेंज की है और IPP में गए हैं, उसके बाद से उनकी इतनी ज़्यादा नहीं रही। गो के बरादरीज़म तो है वहाँ पे कुछ इलाकों में, लेकिन जो अर्बन एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा उनके खिलाफ एक पाया जाता है। और दूसरा उनकी एज ए एविएशन मिनिस्टर भी जो सा परफॉर्मेंस के बारे में, जब से पायलट्स के बारे में कहा, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो सा वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, वेरी क्विकली आजाद साहब, आई वांट अ शॉर्ट रिस्पांस, बट सर लोग ये भी तनकीद करते हैं कि ये जान के यहाँ से चौधरी सरवर साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट की गई है कि निसार अली खान साहब जो है वो सीट निकाल लें। वेरी क्विकली योर रिस्पांस टू दिस। जी, ये बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, लेकिन ये IPP की डिमांड थी गुलाम सरवर खान के हवाले से, और IPP की डिमांड के ऊपर, वरना PMLN ने यहाँ पर अपना कैंडिडेट जरूर फील्ड करना था। ये जो ये थिंकिंग है कि चौधरी निसार निकाल लें, मेरा नहीं ख्याल कि PMLN इंटरेस्टेड है चौधरी निसार अली खान में इन मैनी वेज। आल्दो कि PMLN के अंदर जो शहबाज शरीफ हैं और भी बहुत सारे लोग, वो साद रफीक हो गए, और भी बहुत सारे लोग वो चाहते हैं कि जो चौधरी निसार हैं वो वापस आ जाएं और वो एक बाइज्जत वापस चाहते हैं। लेकिन अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू बिल्कुल सही सर, लेट्स मूव ऑन टू द NA 51। पिंडी बहुत अहम सीट है मरी की ये, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ शाहिद अब्बासी हमेशा PMLN के टिकट पे गालबन 88 के बाद से वही कैंडिडेट रहे हैं, और इस दफ़े वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने नया कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतारे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी नया कैंडिडेट है। वेरी क्विकली योर कमेंट, फिर मैं आजाद साहब से लूंगी। जी बोले। यहाँ पे ये मरी में एक और भी है कि इस दफ़ा पीपल्स पार्टी भी कुछ बेहतर हुई है, क्योंकि पीपल्स गुलाम मुर्तज़ा सतीश साहब जो उनसे पहले पीपल्स पार्टी के 2008 में बने थे, MNA यहाँ से इलेक्ट हुए थे, तो वो उन्होंने भी इस दफ़ा सपोर्ट कर दिया है पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट को। लेकिन फिर वो मुकाबला इस दफ़ा तीनों में है वहाँ पे, ठीक, पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI। जी आजाद साहब। मेरा ये ख्याल है कि जो नवाज शरीफ साहब की मरी में आमद है, और मरी में जो उन्होंने खिताब किया है, खिताब तो टेलीविजन चैनल पे दिखाया गया है, लेकिन एक चीज जो टीवी चैनल पे नहीं दिखाई गई कि जो उनके कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही थी मुख्तलिफ बरादरियों की तरफ से, तो नवाज शरीफ साहब ने वहां पर बाकायदा मीटिंग की है और तमाम लोगों को बताया है कि ये मेरा कैंडिडेट है, इसको आप जिताएं, और वो जो डिफरेंसेस थे बाज बरादरियों के, वो भी दूर करवाए गए हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग मुकाबला है। अगर चले जाएं पीछे, अगर सदाकत अब्बासी के पास ये टिकट होती PTI के प्लेटफॉर्म से, तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाता उनको हराना। उसकी वजह यह है कि मरी में हाई राइज बिल्डिंग्स के NOC नहीं दिए जा रहे थे जब से शहबाज शरीफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे, 2008 ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूँ। तो जो PTI के दौर में हुआ ये कि उन्होंने NOC काफी सारे दिए हाई राइज बिल्डिंग्स के, और बहुत सारा जो तबका है वो फिर PTI का गर्विदा हो गया। अभी भी PTI के कैंडिडेट को, जो हमायत याफ्ता कैंडिडेट है, उनको वोट पड़ेंगे, लेकिन लग बिल्कुल ठीक सर।
बिल्कुल सही। जी वेरी क्विकली मुझे इस्लामाबाद पे आप दोनों से बहुत छोटा छोटा कमेंट चाहिए। आमिर साहब आप पहले दे दें, फिर मैं एजाज। 3 सीट्स हैं इस्लामाबाद की, इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दोस। इस्लामाबाद में जो सा इस्लामाबाद में भी जिस तरह पिंडी में है कि मुकाबला जो सा PMLN और PTI का है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि PMLN के कैंडिडेट जो से हैं वो इतना एक्टिव नहीं है। ठीक है। और PTI के जो सा है वोटर अगर वो निकला तो फर्क पड़ सकता है अगर निकला तो। जी आजाद साहब आप इस्लामाबाद की 3 सीट्स पे। मेरे ख्याल में यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला है। जो मुस्तफ़ा खोखर है उनका 2 नशिस्तों पे बड़ा अच्छा मुकाबला हम देख रहे हैं, 47 में भी और 48 में भी। 46 में और 48 में 2 कैंडिडेट PMLN के हैं। दोनों जगहों पर फ्रैंकली स्पीकिंग को PMLN की इतनी ज्यादा प्रेजेंस या इतनी ज्यादा एक्टिविटी हमें नजर नहीं आ रही। जो अंजुम साहब है वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं, क्यानी साहब भी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी चला रहे हैं, लेकिन हमें कोई जिसे कहते हैं ना कि एक वलवला नजर आए तो वो नजर नहीं आ रहा। ये याद रखें कि 2013 एंड 2018 में यहाँ से नशिस्तें जो PMLN है वो इतनी नशिस्तें यहाँ पर नहीं ले सकी थी। आपको याद हो 2013 में जो जावेद हाशमी साहब है वो यहाँ से लड़े थे, जीत गए थे, फिर बाद में असद उमर यहाँ से MNA रहे हैं। तो जो अर्बन जो वोटर है, इस्लामाबाद का वोटर है, उसको आमतौर पे अट्रैक्ट करती है। लेकिन सिप्ती जो है पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट वो भी अपनी अच्छी कैंपेन वगैरह कर रहे हैं। जी सर, तो आपके ख्याल में यहाँ जो IPP के कैंडिडेट हैं उनके बारे में वेरी क्विकली। मेरा नहीं, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि शायद वो कोई इतना बड़ा मार्जिन ले पाएंगे। अभी टाइम बताएगा कि वो मार्जिन ले पाते हैं या नहीं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो आज इस्लामाबाद में औरत मार्च के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, और ये जो प्रोटेस्ट या एहतजाज था ये जो इद्दत केस का फैसला है उसके ख़िलाफ़ था। मुजाहिरीन और बहुत सी जो चाहे हम कहें कि लॉयर्स हैं या वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन सब की बहुत तनकीद रही है इस फैसले पे जो आया है, क्योंकि उनके ख़याल में ये सिर्फ़ एक पॉलिटिकल लीडर या उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला नहीं है, इससे फ़र्क जो है वो ख़वातीन के हकूक़ पर पड़ेगा। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फारी साहिबा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इस किस्म के इश्यूज़ पे बहुत गहरी नज़र रखती हैं। वेलकम टू द शो फरजाना साहिबा। मुजाहिरा हुआ आज इस केस के खिलाफ, कुछ समझाएं कि क्यों आप लोगों ने ये फैसला किया या खवातीन ने ये फैसला किया? देखिए आरिफा, बहुत ही वैसे तो ये शॉकिंग फैसला था। वैसे तो हम सोच रहे थे कि इसकी मेंटेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए थी, इसको सुनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये फैसला जो कि मैं समझती हूँ कि बिल्कुल जो एक तरह से वायलेट करता है औरतों की जो एक डिग्निटी का इशू है, और दूसरा ये है कि फैमिली मैटर्स के अंदर जो औरत की गवाही है वही हतमी हो सकती है और उसको ही हतमी कंक्लूसिव मानना चाहिए था। तो इस तरह का अगर आप इसमें जो मैं समझती हूँ कि जो ये इन्होंने प्रेसिडेंट सेट की है लोअर जुडिशरी ने, क्योंकि हमें लगता है कि ये इसकी इम्प्लीकेशन सिर्फ एक बुशरा या इमरान खान के लिए नहीं है, ये पूरी जो 49% पाकिस्तान में जो खवातीन की आबादी है, ये उनके ऊपर ये इस तरह ये जो फैसला है ये बिल्कुल उसकी बहुत नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होंगी। इसका जो नया जो एक पेंडोरा बॉक्स है वो खुलेगा, और इद्दत के केस में मतलब इस तरह से पहली दफा औरत को और मतलब इसमें सजा का होना ये एक बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट जो है जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर जो है वो
सेट करने की कोशिश की गई है। और फरजाना साहबा माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, तो ये ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो ये बयान आया ही है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, बट क्या यहाँ जो कोई वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं या इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, क्या वो कोई इसमें रोल प्ले कर सकती हैं? कोई इस तरह मुबाहिसा हो रहा है? देखिए वो ये जो एहतजाज हुआ है औरत मार्च की तरफ से, क्योंकि हम समझते हैं कि यहाँ पे ना तो जुडिशरी, ना रियासत और ना ही पॉलिटिकल पार्टी जो है औरतों के राइट्स को डिफेंड करती हैं। तो औरतों की जो अपनी तहरीकें हैं, जो अपनी मूवमेंट है, जो औरत मार्च है, जो हम एक तरह से जो एक फ्रंट लाइन डिफेंडर्स हैं कि कोई ऐसी चीज अगर कोई जुडिशियल कोई इस तरह का फैसला आता है जिसके मनफी असर जो है वो आम औरत की जिंदगी के ऊपर पड़ेंगे, तो उस पर हमने इसलिए भी एहतजाज किया कि एक लोगों को ये एक अवेयरनेस हो कि इसकी इम्प्लीकेशन जो है, जो इसके जो मनफी असरात है वो क्या हो सकते हैं। आपको मालूम है इसमें आरिफा कि हमारे यहाँ वैसे भी पैरेलल जुडिशियल सिस्टम चलते हैं, हमारे यहाँ शरिया लॉ भी है, हमारा जो स्टैट्यूटरी लॉज है। अब उसमें आमतौर पे तो अभी प्रैक्टिस में ये होता है कि यहाँ पे लोग जुबानी कलामी तलाकें देते हैं और फिर जब औरतें शादी वगैरह करती हैं तो फिर वो उनके शोहर जो है वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने उनको तलाक नहीं दी थी। हम ये समझते हैं कि फैमिली जो लॉज हैं, फैमिली स्पेशली मेडिकल जो अरेंजमेंट्स है उनकी, उसके अंदर औरत की जो गवाही है उसको आपको हतमी मानना चाहिए। और ये जो फैसला है जिसके अंदर ज़ाहिर है कि ये आदमी तो उसको फैसला नहीं कर सकता ना, और ये तो बल्कि होना तो यही चाहिए था कि जिस तरह अगर वो कह रही है कि अगर उनको डाइवोर्स जो है वो पहले अप्रैल में हुई है तो इस शख्स ने उसको क्यों रजिस्टर नहीं कराया, तो इनके शोहर को बेसिकली जो है वो उनको सजा मिलनी चाहिए थी कि उन्होंने तलाक देने के बाद उसको रजिस्टर क्यों नहीं कराया, जबकि रजिस्टर उसने जाके नवंबर में कराया। तो हम ये समझते हैं, और जिस किस्म की फिर बेहुदा गुफ्तगू हुई है, आई थिंक दैट वायलेट्स ऑल्सो विमेन्स जो उसकी जो प्राइवेसी है, उसकी जो डिग्निटी है, कि उनके जिस किस्म के सवालात किए गए कि उनके पीरियड्स कब आए, उनको ये कब हुआ वो हुआ, तो आई थिंक वो भी बहुत डिस्टर्बिंग है कि मतलब ये जो एक जुडिशियल फोरम्स के ऊपर मतलब औरतों की जो एक उनकी पर्सनल डिग्निटी को जिस तरह से वायलेट किया गया उसके खिलाफ भी ये एहतजाज था। और ये एहतजाज इसलिए भी था कि कम से कम हम सुपीरियर जुडिशरी तक अपनी आवाज पहुंचा सके कि ये इस फैसले को ओवरटर्न होना चाहिए। अदरवाइज पाकिस्तान की औरतें पहले ही बहुत गैर महफूज है, और आपको पता है फैमिली लॉज में पहले ही बहुत ज्यादा सिंसी जो है वो तासुब मौजूद है। आप देख सकती हैं, और मतलब डाइवोर्स में भी आदमी आराम से तलाक दे सकता है बगैर वजह बताए, लेकिन औरतों को खुला में साबित करना पड़ता है, कोई कोई रीजन देनी पड़ती है कि वो क्यों तलाक ले रही है। तो हमारे यहाँ वैसे भी फैमिली लॉज के अंदर बहुत सारे जो है वो सिंफी हवाले से इम्तियाजी चीजें मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।